लोकप्रिय और डायनेमिक मुख्यमंत्री और हमारे उपभोक्ता मामले विभाग के जो मंत्री हैं प्रमोद जी, उन दोनों के नेतृत्व में कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्टर में जो काम हो रहा है उसके लिए गोवा सरकार बधाई की पात्र है। सेक्रेटरी साहब, उनको भी आना था, अभी किसी अन्य कार्य में व्यस्त है, बहुत रुचि लेकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कामों को कर रहे हैं। लगभग 3 महीने पहले मुझे गोवा आने का मौका मिला था। देश में पहली बार लीगल मेट्रोलॉजी के जो कंट्रोलर्स हैं सारे स्टेट्स के चीफ, उनका एक नेशनल वर्कशॉप फर्स्ट टाइम इन इंडिया इट वाज हेल्ड टू गोवा इन द मंथ ऑफ मे। और तब भी मुझे अपनी बात करने का मौका भारत सरकार ने दिया था और सेमिनार में मुझे आने का मौका मिला था। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर और सभी लोग, सेक्रेटरी साहब उस कार्यक्रम में थे, उनके साथ दिन भर मुझे रहने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, तो सुनने का मौका मिला। जिस भावना के साथ यहाँ की सरकार काम कर रही है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। शब्बीर जी को भी और कंज्यूमर क्लब जो इस कॉलेज में है उनसे जुड़े लोगों को भी धन्यवाद कि कैसे लोगों के साथ सीधा बैठकर बात करने का मौका आज मुझे वो दे रहे हैं जो लंबे समय से लेकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ जुड़े रहे हैं, बल्कि आगे चलकर जिन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तकनीक को निकला है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक लंबा सफर उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कर चुके हैं। हमारे अनुभव तो आगे काम आएंगे, लेकिन जिस उत्साह की, जिस बदलाव की, जिस परिवर्तन की इच्छा हम रखते हैं वो आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है और उसमें आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज यहाँ उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा के गोवा पड़ाव के दौरान आपके बीच हूं। उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा, जिसके बारे में पूर्व में आपको बताया गया, 24 दिसंबर को माननीय मंत्री उपभोक्ता मामले भारत सरकार श्री कैलाश जोशी जी ने भारत मंडपम में नई दिल्ली से रवाना की थी। ये यात्रा हिंदुस्तान के तमाम 28 प्रदेश, 8 केंद्र शासित क्षेत्रों से होती हुई 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस में वापस जाकर नई दिल्ली में समाप्त होगी और वहीं हम हमारे पूरे देश के जो अनुभव हासिल कर रहे हैं उनके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को सौंपेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य कंज्यूमर अवेयरनेस तो है ही, लोगों के बीच जाकर उनको, उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना तो है ही, पर इस यात्रा का एक बड़ा उद्देश्य अलग अलग राज्य सरकारों में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जो कानून है उनकी क्रियान्विति की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करना है। हम ये जानना चाहते हैं विदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को रोजगार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार उपभोक्ता कानून के जरिए मिला है, उनकी जमीनी हकीकत क्या है, क्या उसका फायदा हम उस आम आवाम तक पहुंचा पाए, सब उपभोक्ता तक पहुंचा पाए जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कई क्षेत्रों में जाने के बाद और हमारा लंबा अनुभव बताता है कि आज भी देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा तबका, जिसमें हमारे गरीब, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे दलित और हमारे ग्रामीण तबके के लोग शामिल हैं, उन तक इस कानूनों का फायदा हम पूरी तरह नहीं पहुंचा पाए। कैसे कानूनों को अधिक बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है, प्रैक्टिकल लागू करने में क्या कमियां आ रही हैं, केवल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सवाल नहीं है, उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े हुए बहुत सारे दूसरे कानून हैं। लीगल मेट्रोलॉजी की हम बात करें, फूड सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तमाम जो दूसरे कानून हैं उनको वास्तविक तौर पर क्रियान्वित करने में क्या दिक्कतें आ रही है और उन दिक्कतों को जान लेना काफी नहीं, उन समस्याओं को समझ लेना काफी नहीं है। हम ये भी जानना और समझना चाहते हैं कि उन समस्याओं को दूर करने के क्या रास्ते निकाले जाए, ऐसे कौन से कदम उठाए जाए, कानूनों में क्या बदलाव लाया जाए ताकि इन कानूनों का फायदा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच को सुनिश्चित बनाया जा सके। शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम जानते हैं कि उसके लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं।
जो लोग आपका शोषण कर रहे हैं, जो लोग आम उपभोक्ता का शोषण कर रहे हैं, वो अधिक सक्षम है, वो अधिक सामर्थ्यवान है, वो अधिक पैसे वाले हैं, वो अधिक संगठित हैं। शासन और प्रशासन को प्रभावित करने की क्षमता है आम उपभोक्ता से उनके पास कहीं अधिक है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज टेक्नोलॉजी के जिस बदलाव के युग में हम जी रहे हैं, जिस तेजी से तकनीक बदल रही है, उस तकनीक का अपने हितों में उपयोग करने में वो हमसे ज्यादा सक्षम है, क्योंकि उनके पास वो सामर्थ्य है जो आम उपभोक्ता के पास नहीं। ऐसे में हमारी ये लड़ाई और हमारी ये चुनौती और भी गंभीर हो जाती है। आज जिन लोग मुद्दों को लेकर हम भारत यात्रा के बीच आपके पास आए हैं, उनमें एडल्ट्रेशन एक है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक है, नापतोल की मैंने बात की उसके अंदर एक शामिल है, और उसके साथ ही महत्वपूर्ण विषय शामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉजिटिव यूज। आप देख रहे हैं दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जिस तेजी से बढ़ा है, क्या उसके अनुरूप हम उपभोक्ताओं को बदलावों के प्रति जागरूक कर पाए हैं? क्या उपभोक्ता टेक्नोलॉजी के जरिए होने वाले अपने शोषण को समझ पाया है, रोक पाया है? रोकने का सवाल तब उठेगा जब इसे लगेगा कि समझ पाया। और मुझे लगता है कि मेरी इस यात्रा से पहले भी मेरा अनुभव था और यात्रा के बाद भी ये प्रूव हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज जिस तरह पॉजिटिव ढंग से होना चाहिए था, वही कुछ व्यापारिक और मार्केटिंग एजेंसियां उसका नेगेटिव यूज कर रही हैं। आपको पता लगे बिना आपके साथ किस तरह गड़बड़ी की जा सकती है, ये आपको समझने की जरूरत है। जब हम नापतोल की पुराने जमाने में बात करते थे, हम बोलते थे कि पत्थर के बांट से आपको तोल के बेवकूफ बनाया, या डंडी मार करके आपके साथ कम वजन दिया गया, मीटर काट दिया या मेजरमेंट को नीचे से ठोक दिया। आज टेक्नोलॉजी दूसरी है। 200 मीटर दूर पेट्रोल पंप पर बैठा व्यक्ति पेट्रोल पंप के मीटर को अपनी चिप के रिमोट से रोक देता है और आपको पता नहीं। आज आपके जो शोषण का तरीका है वो बदल गया है। क्या कंज्यूमर को हम उस अनुरूप उस बात के लिए तैयार कर पाए? क्या कानूनों में उतनी तेजी से बदलाव ला पाए? आज आप सबके पास मोबाइल फोन है। जब आप अपने किसी मित्र से, अपने किसी परिजन से या किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हैं, फोन पर नहीं, फोन रखा रहेगा, आप सिर्फ बात करते हैं, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसी से रिलेटेड विज्ञापन आपको दिखने लगते हैं। क्या आप लोगों ने इसे महसूस किया है? हम लोग जो बात कर रहे हैं फोन पे बात नहीं किए, फोन रखा रहने दीजिए, आप बात कीजिए और आप देखिए कि थोड़ी देर बाद उससे रिलेटेड विज्ञापन आपको दिखने लगते हैं, क्योंकि फोन 24 घंटे आपकी बात को सुन रहा है, वो चालू है। हम सोच रहे हैं बात नहीं कर रहे, लेकिन उसका सिस्टम चालू है। वो फोन लगातार आपकी बात को सुन रहा है। आपने दुनिया भर के ऐप्स डाउनलोड कर रखे हैं जो आपके फोटोज और वीडियो को किसी जगह भेज रहे हैं, और वो उस चीज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपके डाटा का उपयोग करने के बाद आपके निर्णय करने की क्षमता को न केवल प्रभावित कर रहा है बल्कि बदल रहा है। हम बाजार से सामान लाना क्या चाहते हैं? हमारी जरूरत क्या है? हमें क्या खरीदने की जरूरत है? इनसे हटकर हम वो चीज खरीद लाते हैं जो वो बेचना चाहते हैं, जो वो हमको देना चाहते हैं, और जिसके लिए हमारी बात करने के तुरंत बाद उसके विज्ञापन दिखने शुरू होते हैं और हमारे माइंड को मेकअप कर देते हैं, हमारी सोच को, हमारी निर्णय प्रक्रिया को बदलते हैं। तो एक ऐसे दौर में ये चुनौती और भी बड़ी हो गई है, क्योंकि जो हमारे सामने है, हमारा अज्ञात शत्रु, वो अब हमारे दिमाग में घुस चुका है, हमारी चीजों को प्रभावित कर रहा है, हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में लड़ाई होती है। तो साथियों, आप में से कितने लोग जानते हैं कि जो स्मार्ट टेलीविजन आपके घर में लगा है, केवल आप उसको नहीं देख रहे, वो भी आपको देख रहा है? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। एक आप में से कितने लोगों को पता है कि आप जब रात को घर पे टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी भी आपको देख रहा होता है? ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। आप लोगों को तो मोबाइल के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन होगी कि आपके डाटा कहां जा रहा है। हमारे पास सूरत से एक शिकायत आई। वो एक दंपति थे, पति पत्नी,
रात को कोई पिक्चर्स देखा करते थे टेलीविजन पर, और एक दिन उनका पिक्चर चल रहा था उसके ऊपर, बड़ा हंगामा मच गया कि कैसे पॉसिबल हुआ। पुलिस भी केस किया, सूरत का मामला। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि जिस स्मार्ट टीवी से वो अपने रात को पिक्चर देखा करते थे, वो उनकी फोटो खींच के वापस भेज रहा था। और स्मार्ट टीवी के साथ भी क्या प्रॉब्लम है, आपका फोन टीवी बंद है तो अभी उसके फीचर चालू रहते हैं, वो आपके फोटो खींचता रहता है, आपको लगता है टीवी बंद है, लेकिन उसका कैमरा बंद नहीं है क्योंकि उसने आपसे परमिशन ली है। और जैसे ही वो नेट से जुड़ेगा, ऑनलाइन जुड़ेगा, अपना डाटा ट्रांसफर कर देगा। तो इतनी गंभीर चुनौती है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे, अभी हम देख नहीं पा रहे। आप लैपटॉप पे कोई भी चीज कर रहे हैं, लैपटॉप पे कोई भी चीज देख रहे हैं, उसका ऊपर का कैमरा चालू है, वो आपको साथ किसने कर रहा है, किसने भेज रहा है। और ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये तब पता लगता है जब उस दौर से गुजरता है। हम इसलिए कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाए क्योंकि वो जिस साइट से वो पिक्चर देखते थे, उस साइट ने पहले ही परमिशन दे रखी थी ऐप में कि वो उनकी फोटो खींचेगा और आगे भेजेगा, और हमने उसको टिक किया है। आप लोग जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, आप पढ़ते भी नहीं कि टर्म्स कंडीशन क्या है, ओके ओके, आपको जल्दी है। हम कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है क्योंकि कानून के जरिए उन्होंने वो रास्ता बना दिया है, तो किस तरह आप करें घुस गए। आप लोग टमाटर का सॉस सब खाते होंगे, टमाटर सॉस सब लोग आप लेते होंगे। आप ऐसे कितने लोग हैं जो टमाटर का सॉस खरीदते समय लेवल पर पढ़ते हैं कि इसमें टमाटर सॉस लिखा हुआ है? सिर्फ हम टमाटर की फोटो देखते हैं, टमाटर सॉस खाते हैं, बच्चे भी देखते हैं, लेकिन इसमें टमाटर सॉस लिखा है कितने लोग पढ़ते हैं? और इसका फायदा उठा करके 90% 80% मार्केट में टमाटर सॉस जो बिकता है उसमें टमाटर होता ही नहीं। हम सोच रहे हैं टमाटर खा रहे हैं कि टमाटर खिला रहे हैं, होता है वेजिटेबल सॉस। और हम इसलिए कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि उस पर कोने में लिखा नहीं है वेजिटेबल सॉस। वो कहते हैं हमने टमाटर सॉस कह के बेचा ही नहीं, गलत क्या किया? हम इसको वेजिटेबल सॉस कह रहे हैं जो कद्दू से बनता है, सबसे सस्ता फल आता है, और उसमें वो टमाटर का रंग और टमाटर की खुशबू डालते हैं। लेकिन वो बेच सकते हैं उसको क्योंकि वेजिटेबल सॉस के नाम से डाला। आप जैसे आइसक्रीम सब लोग खाते होंगे, और अब हमने इतना प्रचार किया है तो आपको पता लग गया होगा कि आधे लोग आइसक्रीम नहीं खाते, वो तेल से बना हुआ मीठा खाते हैं, ठंडा खाते हैं, और उसको बोलते भी नहीं कि आइसक्रीम है, उसमें लिखा भी नहीं है आइसक्रीम है। आप खरीद के ला रहे हैं, आपने उसको पढ़ लिया, उसमें कहीं नहीं लिखा कि वो आइसक्रीम, उसमें लिखा है फ्रोजन, उसमें लिखा है डेजर्ट, ठंडा जमा हुआ तेल का पदार्थ। आप कभी डिक्शनरी में उठा के पढ़िए उसका अर्थ। और हम क्या कर रहे हैं, उसको आइसक्रीम समझ के खा रहे हैं। जानते बूझते जागरूक होकर जब शोषण का शिकार होते हैं तो उन लोगों का संरक्षण करना और भी मुश्किल है। और यही आज एक सबसे बड़ी चुनौती है कि इससे निपटने के लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है, और उन लोगों को जागरूक करने की जरूरत है जिन्हें इन सब के बारे में पता नहीं। राज्य सरकार ने कानून बना दिए, कानून में और अमेंडमेंट करवा देंगे। मैंने कहा कि जो प्रभावित करने वाले लोग बहुत ताकतवर है, ठीक है, उनसे भी हम लड़ लेंगे, कानून बदलवा भी देंगे, नए कानून आ भी जाएंगे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगा, वो तब तक प्रभावी नहीं होंगे, जब तक लागू नहीं होंगे, जब तक आप खुद उन कानून के जरिए अपने राइट्स को जानेंगे नहीं और शिकायत करने के लिए आगे आएंगे। सरकार कानून बना सकती है, सरकार लागू कर सकती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में तब होगा जब हमें उस कानून के बारे में जानकारी। और ये खुशी की बात है कि मैं आज एक लॉ कॉलेज के अंदर हूं जिन्होंने तय किया है कि वो इसे पेशा बनाएंगे, जिन्होंने तय किया है वो न्यायिक तंत्र की सेवा करेंगे, और जिन्होंने तय किया है कि कानून का फायदा वो आम तक पहुंचाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे। तो साथियों, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि आपने संकल्प किया है कि इस न्यायिक व्यवस्था को, इस कानून के शासन को कायम करने में आप अपना जीवन देंगे। तो हमें समझना होगा सुरक्षा का अधिकार कंज्यूमर एक्ट ने आपको दिया है, इसकी इंप्लीमेंटेशन की स्थिति क्या है? आज ये अधिकार कई काल की तो बनी नहीं है। इलेक्ट्रिक स्विच एक छोटा सा उदाहरण है, हर बच्चे से लेकर बड़ा तक काम में लेता है। अगर वो इलेक्ट्रिक स्विच खराब है, घर में बच्चा लाइट जलाता है, करंट आने से इसकी जान जा सकती है, तो बाजार में बिकने वाले उस इलेक्ट्रिक स्विच की गुणवत्ता इस बात के लिए सुनिश्चित होनी चाहिए कि वो हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचाने वाली न हो।
और उसके लिए भारत सरकार ने ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स के रूल्स के मुताबिक इस बात को कंपल्सरी करा कि ISI का निशान लगे बिना वो स्विच बिकना नहीं चाहिए। लेकिन आप इस कितने लोगों को पता है बाजार में आज भी बिना सर्टिफिकेशन के इस तरह के स्विच बेचे जाते हैं। हम रसोई की बात करें, प्रेशर कुकर सिलेंडर के बारे में तो आप जानते हैं, उसके फटने की सूची सुनी भी होगी आपने, ISI में जरूरी है, रेगुलेटर जरूरी है। लेकिन प्रेशर कुकर, अगर प्रेशर कुकर की जो स्टील है अच्छी क्वालिटी की नहीं है, उसका एल्युमिनियम अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो अक्सर फट जाता है और उसको फटने से जान जाता है। क्योंकि जब वो खाना बनाने टाइम फटता है तो जो सामने खड़ा है उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है। तो ये हमारी सुरक्षा के अधिकार में आता है। पानी गर्म करने का गीजर, अब देखिए बाथरूम में कई बार फट गए, AC फट गए। अगर इनकी क्वालिटी के बारे में मैं शो नहीं करेंगे तो जो हमारे लिए मदद करने की साधन है वो हमारी समस्या के कारण बन जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है आपको सूचना का अधिकार। एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक अलग से देश में जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस कानून की बात कर रहा हूं जो 1986 में आप सबको दिला दिया था कि बाजार से आप अगर प्रोडक्ट और सर्विस ला रहे हैं तो आपको उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। यह आपका अधिकार है। उसका आपको कैसे यूज करना है, उस पर क्या खतरे हैं, ये सब बताना, उन सर्विसेज के बारे में बताना उनकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो वेजिटेरियन भी खाना पसंद करते होंगे, नॉनवेज नहीं खाते होंगे। मुझे नहीं पता यार कितनी आबादी में जब कितनी नॉनवेज है। कुछ दिन पहले जब बाजार से सामान लाते थे, प्रोडक्ट आते थे, तो आपको पता नहीं था कि वो वेज है या नॉनवेज। बाहर से विदेशों से हमारे मित्र आते थे, हमें गिफ्ट देते थे, चॉकलेट देते थे, वेज है या नॉनवेज उन्हें पता नहीं था। हमने आपके राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना के अधिकार के तहत सुनिश्चित किया कि हरी रंग की बिंदी लगी होगी। हरी रंग की बिंदी आपने देखी कभी फूड पैकेट पे, ग्रीन और एक रेड कलर की। तो हरी रंग की बिंदी है तो वो वेज प्रोडक्ट होगा और रेड कलर की बिंदी है तो वो नॉन वेज प्रोडक्ट होगा। आप देख सकते हैं, सूचना से समझ सकते हैं। और इस बात के लिए सुनिश्चित किया गया कि अगर बाहर से भी कोई माल फूड प्रोडक्ट आ जाए इंडिया में, विदेश से भी लाया जाएगा तो भारत में तब तक बेचा नहीं जा सकता जब तक क्लियर उसके ऊपर मेंशन नहीं होगा कि ग्रीन और रेड। लेकिन अभी जब मैं आ रहा हूं बाहर से पूरे रास्ते में मैंने देखा कि वो रेस्टोरेंट पर ग्रीन और रेड दोनों बत्तियां उन्होंने लगाई। वो लोग वेज और नॉन वेज बहुत फूड्स आर अवेलेबल की। लेकिन अगर उनकी किचन एक है, अगर वो एक ही जगह खाना बना रहे हैं, नॉन वेज के साथ वेज खाना बना रहे हैं, तो वो वेज नहीं माना जाएगा वैसे के नॉर्म्स के मुताबिक, और वो इस तरह की चीज का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन हम से कितने लोग इस बात कर रहे हैं, यह हमें जानना हो। आपका जो तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है चयन का अधिकार, राइट टू चूज। वो इस बात को सुनिश्चित बना पाए कि बाजार में कोई भी वस्तु या सेवा लेने के लिए आपको बातें नहीं किया जा सकता। आपका अधिकार है कि आप कौन सा ब्रांड लेना चाहते हैं, कौन सी चीज खरीदना चाहते हैं, कौन सी सेवा करना चाहते हैं, सेवा लेना चाहते हैं। आपके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन आज भी हमारे पास बहुत ऐसी शिकायतें आती है, वो जबरदस्ती प्रोडक्ट को बेचते। चौथा अधिकार है सुनवाई का अधिकार। अगर आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी से खरीदी है और वो खराब हो गई तो दुकानदार मना नहीं कर सकता कि वो आपकी बात को सुनेगा नहीं। सर्विस प्रोवाइडर मना नहीं कर सकता कि वो आपकी बात को सुनेगा नहीं। कुछ दिन पहले तक बिलों में कंडीशन लिखी थी, बिल में ये छापा जाता था कि बिका हुआ माल वापस नहीं हुआ। सीन कहीं आप लोगों ने देखा है, किसी बिल पे छपा हुआ देखा है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। हमने इसको गैरकानूनी घोषित किया है। अगर माल खराब है तो बदलना पड़ेगा, अगर सर्विस खराब है तो आपकी बात को सुनना पड़ेगा। केवल इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। बाकायदा सर्कुलर आपने निकाले कि अपने बिल पर कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहता। आप में से कुछ लोग, कुछ गर्ल्स भी बैठी हैं यहाँ, सेल में सामान खरीदने की शौकीन होगी। सेल क्योंकि डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है सेल में। हाथ खड़ा करें, सेल में कौन कौन सामान खरीदते से तो लोग सेल से। अब सेल से हम सामान खरीद के लाए और उसके बाद वो खराब आ गया तो हमें क्या लगता है ये बदलेगा नहीं, ये तो सेल से लिया हुआ। और वो जाएंगे, आप वहां चले भी जाएंगे तो कहेंगे नहीं सेल का सामान नहीं बदलेगा। लेकिन कानून ये नहीं कहता सेल में सामान बेचने का मतलब आपको खराब सामान बेचने का अधिकार किसी को नहीं मिलता। आपने सामान
यह आपका राइट है कि अगर उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी है तो उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी, आपकी शिकायत पर सुनवाई की जाएगी। जो धारणा बनी थी 1955 का सेल्स ऑफ गुड एक्ट इस बात का प्रावधान करता था कि दुकान से एक बार आप सामान खरीद लाए तो आंख खोलकर सामान खरीद लाए, बाद में दुकानदार अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाता। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इस धारणा को बदल दिया। आज कानून कहता है कि दुकानदार आंख खोल के सामान बेचे। अगर कंज्यूमर आंख मीच के भी सामान ले गया तो लायबिलिटी उस दुकानदार की होगी, वो खराब सामान नहीं दे सकता, यह हमने प्रावधान करा है। लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं। और 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमने और भी संशोधन किया है और उसमें हमने लायबिलिटी, प्रोडक्ट लायबिलिटी का एक स्पेशल अध्याय जोड़ा है जो इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर किसी ने गलत सामान बेचा तो केवल उस उपभोक्ता को जिसको नुकसान हुआ है, बल्कि जितने भी उपभोक्ताओं को उसे सामान बेचा, हम बिस्किट का एक पैकेट लाए, 10 रुपए का हमने पैकेट खरीदा, हमारा लॉस 10 रुपए तक सीमित है या बीमार होने तक सीमित है, लेकिन उसने लाखों लोगों को बेचा। प्रोडक्ट लायबिलिटी में हमने जोड़ा कि उसने जितने लोगों को बेचा उन सबके नुकसान का पैसा उससे वसूल किया जा सकता, क्योंकि ये विशेष प्रावधान जोड़ा है। ये बहुत ज्यादा मामले भी प्रोडक्ट लायबिलिटी के कमीशन के सामने नहीं है। इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट राइट एक्ट के बारे में आपको जानना चाहिए और जाके आपको बताना चाहिए, वो है कंपनसेशन का राइट, क्षतिपूर्ति का राइट टू कंपनसेशन। अगर किसी भी प्रोडक्ट की वजह से, अगर किसी भी सर्विस की वजह से आपको कोई लॉस हो गया, आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया पर उसको यूज किया, उससे आपको कोई लॉस हो गया, तो ये आपका राइट है कि जितना लॉस हो गया है उसके पूरे का कंपनसेशन आप उस प्रोडक्ट को बनाने वाले से, उसको बेचने वाले से वसूल कर सकते। मिठाई की दुकान से हमने मिठाई खरीदी, मिठाई खराब आ गई, बच्चे बीमार हो गए, तो बच्चों के इलाज का पैसा भी मिठाई की दुकान से वसूल होगा। हमारे किसान भाई, आप में से बहुत से ग्रामीण परिवेश से आए होंगे बच्चे, खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, खाद बीज खराब होने से फसल खराब हो जाती है, पूरी फसल का पैसा उस खाद और बीज वाले से वसूल कर सकते हैं आप। हम अस्पताल में इलाज कराने गए, डॉक्टर साहब ने उल्टा गलत इलाज कर दिया सही की जगह, तो जो नुकसान हो गया उसका पूरा पैसा उस अस्पताल से वसूल कर। राइट टू कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति का अधिकार, और इसके लिए हमने हर जिले में कंज्यूमर कमीशन बनाया है। आप कंज्यूमर कमीशन में परिवार दायर करके 5 लाख रुपए की कोई कोर्ट फीस नहीं है, ये कंपनसेशन दे सकते हैं। स्टेट लेवल पर कमीशन बनाया, नेशनल लेवल पर कमीशन बनाया। आपके 50 लाख रुपए तक की कंप्लेंट आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, 2 करोड़ रुपए तक की स्टेट कमीशन में, और उससे ऊपर की कंप्लेंट है तो नेशनल कमीशन में कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। और सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट राइट जिसके लिए मैं आपके बीच हूं, वो है कंज्यूमर अवेयरनेस का, उपभोक्ता शिक्षा का। ये तमाम बातें हम जितना भी कानून बना लें तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक हम लोगों तक इस बात की जानकारी न पहुंचा सके। ये भी आपका अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, कंज्यूमर अवेयरनेस। जो आप सब लॉ स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं पता कि कौन कौन से ईयर में आप हो, कहीं ना कहीं आप जो अगर उस ईयर में आ गए तो उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का चैप्टर भी पढ़ा होगा आपके कोर्स में, कुछ क्लासेस में होगा सीखी। वो लोग जानते होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जो नहीं जानते उनको भी मैं जो भी बात कर रहा हूँ। 2 साल का रेजिस्ट्रेशन है, 2 साल तक आप शिकायत कर सकते हैं। जुडिशियल हमने इतना बढ़िया बना दिया है, सब लोग गोवा घूमने आते हैं, गोवा से सामान खरीद के ले गए, दिल्ली चले गए, जयपुर चले गए, मुंबई चले गए, वहां जाने के बाद पता लगता है कि सामान खराब है। इस एक्ट में प्रावधान करते हैं कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उसी शहर में शिकायत कर सकते हैं, चाहे दुकानदार किसी भी शहर का हो। यदि आप अगर गोवा से किसी दूसरे शहर में गए और सामान खरीद लाए, दिल्ली मुंबई कलकत्ता से, आने के बाद आपको पता लगा कि सामान खराब है, तो आपको दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं, जुडिशियल चेंज करके आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन गोवा भी उस दुकानदार के खिलाफ परिवार दायर कर सकते हैं। 3 मोटी चीज याद रख लीजिए कंज्यूमर के लिए, और यहाँ से जानी बात बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर 1, कंज्यूमर वो होगा जिसने सर्विस या प्रोडक्ट के लिए पैसा दिया। अगर सर्विसेज फ्री है तो डायरेक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में नहीं है। नंबर 2, इसमें यह भी है कि पैसा नहीं दिया लेकिन पैसा देने का वादा किया है तो काम शामिल हो जाएगा। आप जो उधार खरीदा है वो कहेगा पैसा नहीं दिया, ऐसा नहीं। अगर आपने पैसे देने का वादा कर लिया है, आपका वो कमिटमेंट है, वो कंसिडरेशन है, तो वो कंज्यूमर कवर होगा। ये जरूर आपको इसमें ध्यान रखना है कि
कमर्शियल पर्पज की चीजें कंज्यूमर में कवर नहीं होती। सामान आपके परिवार के, आपके जानकार के यूज के लिए होना चाहिए। आपको बेचने के लिए अगर आपने खरीदा है, कमर्शियल का पर्पज है, तो कंज्यूमर के दायरे में नहीं। दूसरा, मकान मालिक किराएदार का विवाद, नौकरी और मजदूर का मालिक और नौकर का विवाद, और डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपने किसी से खरीदी है तो वो मामले कंज्यूमर के दायरे में नहीं आती। अगर आपने किसी रियलिटी सेक्टर से खरीदा है, किसी कंपनी से खरीदा है, निगम से लिया है या अथॉरिटी से लिया है, वो कवर होगा। लेकिन पर्सनल अगर किसी से प्रॉपर्टी खरीदी है वो कंज्यूमर कवर नहीं होगी। तो बाकी सारे मामले कंज्यूमर में कवर होंगे। मिसालियों ये मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताई। इस साथ जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं। एमआरपी की मैं बात करूं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आप सब लोग जानते ही होंगे एमआरपी क्या होता है। कंज्यूमर का राइट क्या है? आज हम देखें ट्रेंड बन गया है कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है उसी पे सामान बिक रहा है, जबकि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है और कंज्यूमर का राइट है मिनिमम रिटेल प्राइस पर परचेज करना। पर ट्रेंड ऐसा हो गया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मैंने इसलिए शुरू करवाई थी कि उस समय जब प्राइस छपती थी किसी भी पैकेट पे तो लिखा होता था लोकल टैक्स एक्स्ट्रा, रिटेल प्राइस इतना और लोकल टैक्स एक्स्ट्रा। अगर आप लोगों को पुराने लोगों को याद होगा, तब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लोकल टैक्स के नाम पर मनमानी पैसे ले रहे थे। तो हमने कहा कि ऐसी कीमत तय कर दो कि इससे ज्यादा तो पैसे ले नहीं सकते। तो हमने मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय करवाई, और टैक्सेस में सारे टैक्स शामिल, चाहे जीएसटी। तो कोई भी छपी हुई कीमत से ऊपर से आपसे नहीं ले सकता। लेकिन व्यापारियों ने क्या फायदा उठाया कि उसी को प्राइस मान दिया और आप लोगों को ये कंफ्यूज कर दिया कंज्यूमर को कि अब आप दुकान पे जाके रेट छपी हुई देखते हैं तो क्या। इस देश में अधिकतर प्रोडक्ट्स को लेकर प्राइस कंट्रोल का कोई कानून ही नहीं है। ये गिलास मैं बना रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, ये मैं कितने में बेचूंगा ये मेरा अधिकार है, इसको रोकने का कोई। अब इसमें मैं एमआरपी 10 रुपए लगाऊं, 100 रुपए लगाऊं या 500 रुपए लगाऊं, इसको रोकने वाला या देखने वाली कोई एजेंसी नहीं है, कोई कानून नहीं है। लेकिन हम लोग क्या समझ बैठे कि अगर एमआरपी छप रहा है तो राइट प्राइस है। तो एमआरपी जो उपभोक्ताओं को शोषण रोकने के लिए बनाया गया था, हिंदुस्तान में शोषण का उपभोक्ता का बहुत बड़ा जरिया था। हमारा राइट है मिनिमम रेट पे सामान खरीदना। इसी तरह आप देखिए, आपको क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए बहुत सारे निशान हैं जो आपको समझ में जाके इसी लेके आ रहे हैं। अब इसकी बिजली की खपत आप इसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते ये कितना बिजली जाएगा। हो सकता है 10,000 रुपये सस्ता है, लेकिन हर महीने आपका बिल 4,000 रुपये बढ़ जाए, तो 3 महीने में वो पैसे बराबर हो जाएगा। तो उसके लिए बी लेवलिंग होती है, इसमें स्टार रैंकिंग होती है, आप लोग जानते हैं 5 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है। उसको देख के आप पता कर सकते हैं कि इसमें बिजली कितनी चलेगी। ऐसे ही सोना है, सोना आप खरीदने जा रहे हैं, उसी क्वालिटी आप कैसे जाएंगे। अब सोने का भाव क्या हो गया, तो हमने सिर्फ हॉलमार्क का निशान शुरू करवाया। आपको अब जब भी सोना खरीदना है, आप हर गहने पर 3 निशान छापना हमने जरूरी कर दिया। एक गैस का लोगो है, दूसरा वो कितनी प्योरिटी का है। हॉलमार्क गहने का मतलब प्योर नहीं है। हॉलमार्क गहना अलग अलग कैटेगरी को बताता है, उसमें लो कैरेट का भी हो सकता है, 18 कैरेट भी हो सकता है, 22 कैरेट भी हो सकता है। हमें पता होना चाहिए, पता करना चाहिए हॉलमार्क है। हॉलमार्क होना किसी खास प्योरिटी के लिए फिक्स नहीं है, वो अलग अलग उसकी प्योरिटी हो सकती है। लेकिन उसके साथ हमने एक और जोरदार चीज जरूरी की है, वो है QID। हर हॉलमार्क कहने पर एक नंबर खुदा होता है, 6 नंबर का। उस नंबर को देखने के बाद जब आप उस नंबर को अपने मोबाइल में ट्रेस करेंगे ऐप से, तो आपको ये पता लगेगा कि वो गहना कहाँ बना है, किस प्योरिटी का है, कितने वजन का है। ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी और आपने उसमें नया पीछे जोड़ दिया है, उस गहने की फोटो भी दिखेगी। तो आप इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि गहना आप खरीद रहे हैं वो प्योर है। तो जो मार्का है, ऊन आप खरीद रहे हैं उसमें बुल मार्का देखिए, फूड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उसमें FPO का मार्का है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज हम प्रोडक्ट को सीधी आंखों से देखकर नहीं समझ सकते। तो साथियों ये सब आपको जानना चाहिए और आप जानते भी होंगे क्योंकि लॉ स्टूडेंट हैं। और जानने के बाद, यहां से जाने के बाद क्योंकि इस जगह तक आने में आप जो सक्षम हुए, हर कोई नहीं होता। इस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट बनना सपना बहुत लोगों का है, लेकिन यहाँ तक पहुंचते नहीं। आप एक बड़ी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, एक बड़े समूह को बिलोंग करते हैं, उन तक वापस जाकर के आपको ये संदेश पहुंचाना है। अवेयरनेस की जो बात मैंने आपसे की है, आपको समझनी है। हम जब तक शिकायत करने के लिए आगे नहीं आएंगे, कानून हमें पूरा फायदा नहीं दे सकते। एक पुरानी कहावत है,
माँ भी अपने बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो रोने लगता है, जब तक खेल रहा है सोचती थोड़ी देर खेलने दो। तो शिकायत अगर आप नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट तो बन गया, डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है तो वो कैसे आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा? आपको बताना पड़ेगा। डिपार्टमेंट बैठे, डायरेक्टर बैठे, वो तो स्टेट हेल्पलाइन चला रही है, भारत सरकार की हेल्पलाइन चली, लेकिन आप हेल्पलाइन में घंटी ही नहीं बजेगी तो आपकी कैसे मदद करेंगे? वो जिम्मेदारी आपको नहीं है। 1915 आप नंबर नोट कर लीजिए, भारत सरकार की कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है 1915। ये 17 लैंग्वेजेस में है, 7 दिन हफ्ते में काम करता है। आप अपनी कंप्लेंट वहां दर्ज करा सकते हैं और आपकी कंप्लेंट का वहां से लेकर हुआ स्टेट कंज्यूमर हेल्पलाइन भी है, उस पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। क्या नंबर है अपना स्टेट हेल्पलाइन? अभी आपको बाद में हम करने करेंगे, तो आप चाहें तो स्टेट जो गोवा सरकार की स्टेट हेल्पलाइन है वहां भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। साथियों, एक उदाहरण बहुत लंबा हो गया है, मेरी सर मुश्किल है, बोलना शुरू करता हूँ तो बोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब अच्छे लोग दिखते हैं मुझे लगता है जैसे कोई 2 लोग भी मेरी बात सुन लेंगे तो सक्सेस है, मेरा इंटरव्यू आना आपके भी सफल हो जाएगा। तो बोलता हूँ एक उदाहरण के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। रामायण का उदाहरण ले रहा हूँ मैं आपको। सीता की खोज होनी थी, सारे वानर और रीछ समुद्र के किनारे बैठा थे, लंका दूर थी, उनको पक्षीराज ने बता भी दिया था कि लंका की तरफ रावण को सीता को ले जाते देखा है। और समस्या ये थी कि समुद्र को कैसे पार करें। इतना बड़ा समुद्र था लंका में जाने के लिए पहले का, तो सारे वानर इन्जॉय करके उनको लगा अब तो मरेंगे, क्योंकि ये तय हो गया था कि अगर सीता की खोज के बिना वापिस आए तो मार दिए जाएंगे, क्योंकि ये तय हो गया था। तो फिर उस समय जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी ताकत क्या दी। जामवंत ने कहा, हनुमान जी आप भूल रहे हो, आप इतने ताकत करो इस समुद्र कुछ नहीं, आप चाहो तो पृथ्वी के सेकंड में चक्कर लगा सकते हो। और वो ताकत उनको याद आ गई, उनको श्राप की इस ताकत को भूले हुए, वो ताकत उनको याद आई और उन्होंने समुद्र लाना, सीता की खोज भी की, सीता बाद में मिल भी गई, वो लंका भी चला। उदाहरण मैं यहाँ इसलिए देने आया हूँ कि आज बाजार में जो हम जाते हैं हमें लगता है इतनी प्रॉब्लम है, कौन शिकायत करेगा, हम कार्रवाई नहीं कर सकते, कौन इस मसले में पड़ेगा। तो वो बड़ा समुद्र है समस्याओं का। जैसे उस समय समुद्र था ना, वानर और रीछ के आगे कि कौन इसको पार करेगा। लेकिन जामवंत ने हनुमान जी को बताया कि हनुमान आप में वो शक्ति है कि आप इस समुद्र को पार कर सकते हैं। तो मैं जामवंत बन के आपसे हनुमानों को आपकी ताकत याद दिलाने के लिए आया हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए हमने आपको वो ताकत दिला दी है, आपको वो अधिकार दिला दिए हैं कि समस्याओं के समुद्र से आप लांग सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप किस ताकत को पहचानिए, वेदन की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान के आरोपों का और ताली बजाना यहां से सीमित नहीं है, क्योंकि इस कमरे से जाते ही भूमिका बदल जाएगी। यहां से जाने के बाद आपको जामवंत बनना है और सारे हनुमान और उनकी ताकत याद दिलानी। यहां पे जामवंत बन के आया हूं, इस हॉल से जब आप निकल जाएंगे आप सबको जामवंत जी का काम करना है और आम कंज्यूमर को, आम उपभोक्ता को इन सब कानूनों के बारे में जानना है। साथियों, आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपकी जिम्मेदारी मैंने पहले भी कर ज्यादा बता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक इतना विस्तृत विषय है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का यूज करते हैं वो कंज्यूमर के बारे में। तो हर टॉपिक अपने आप से बड़ा है। अगर मैं हर टॉपिक पे बोलता तो लगातार बोलता रहूंगा, 2 दिन 3 दिन मेरी बात नहीं। इसलिए मैंने 7 सब्जेक्ट पे अपनी बात करने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चन आंसर करके आपके मन में जो भी शंकाएं उनको दूर करें। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं दे रहा हूँ कि हमने एक पंपलेट आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाया। मेरा एक पंपलेट है, एक पंपलेट अभी हमने एक पंपलेट आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाया, ठीक है। ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, क्यों ये भारत यात्रा हम निकाल रहे हैं, आप लोग तो समझदार हैं, पढ़ सकते हैं। एक तो ये नीचे नंबर हमने दिया है, इसमें आप लोग मिस कॉल करेंगे तो आप हमारे इस कैंपेन से जुड़ सकते हैं, है ना। ये नीचे एक नंबर हमने दिया है, आप मिस कॉल करेंगे तो हम बाद में आगे चलकर डिजिटल इंफॉर्मेशन आपको भेजने की कोशिश करेंगे, ताकि जो बोल के मैं नहीं बता सकता वो हम आपको जोड़ सके। ऊपर एक बार दोबारा आगे पीछे, ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है 1915 जो मैंने अभी आपको बताया था, और इसमें व्हाट्सएप नंबर भी है। ये व्हाट्सएप नंबर है इनका 85701915। तो आप व्हाट्सएप के जरिए भी कोई कंप्लेंट नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे भेज सकते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी जो आपके लिए है, क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट हैं, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट आपको कानून के तमाम पहलुओं पर बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि मैं बता दूंगा
लेकिन जब आप कंज्यूमर के पास जाओगे, अगर आपने उसको सही की जगह गलत राय दे दी तो कई बार उसके फायदे की जगह नुकसान का सौदा होता है। तो इसमें आप सबसे नीचे जाइएगा, ये QR कोड है, ये QR कोड दिख रहा है आपको। इस QR कोड को अपने YouTube पर आप किसी भी स्कैन के जरिए YouTube खोल लें और इसको सब्सक्राइब करें। ये हमारा YouTube चैनल है जहां अलग अलग एक्ट को लेकर के, अलग अलग टॉपिक को लेकर के बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। हमारे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। मैं भी एक भी टॉपिक लेकर बैठ जाऊंगा तो 1 घंटा पूरा करेंगे, तो उसमें 20 मिनट के, 15 मिनट के, आधे घंटे के अलग अलग टॉपिक को, अलग अलग कानून को लेकर वीडियो है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। तो ये QR कोड आप स्कैन कीजिए, कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन करके हमारे YouTube चैनल पर, उस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके वीडियोज हैं, जैसे मैंने MRP पे बात की, हॉलमार्क पे बात की, नापतोल पे बात की, फूड डिलीवरी सिस्टम हो, कोई भी हो, सब चीजें हैं, जीवन का कोई चीज छूटा नहीं है। तो इनसे रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगे। ये काम आप जिम्मेदारी से कीजिए और फिर बाकी क्वेश्चन आंसर करते हैं। निश्चित रूप से मैंने आप लोगों को परेशान किया, बहुत गंभीर बात की है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और एक बार फिर से विभाग का धन्यवाद, जिन्होंने सब खासतौर से ऐसे अच्छे लोगों के साथ मुझे बात करने का मौका दिया। डायरेक्टर साहब का धन्यवाद, प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद। जय हिंद।